अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच इज़ माइक्रोबायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है हमारा मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स के साथ सामना होता है, ठीक है। तो कौन से माइक्रोब्स हमारे अंदर होते हैं, कौन से हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं और किस तरीके से जो है वो हम पर असर करता है और किस तरीके से हमारा उनके साथ इंटरेक्शन आता है, ठीक है। कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, तो ये हम सारी पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रोबियल इकोलॉजी, ठीक है, कि माइक्रोब्स कहाँ पे पाए जाते हैं, किस सिचुएशन में, किस हालत में पाए जाते हैं, या कौन कौन से टाइप्स के माइक्रोब है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें दो किस्म के माइक्रोब पाए जाते हैं या दो किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है। जिसमें एक होता है बायोटिक जिसको हम लिविंग कहते हैं और द सेकंड इज़ एबायोटिक जिसको हम नॉन लिविंग कहते हैं। मतलब हमारा एनवायरनमेंट दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक बायोटिक एनवायरनमेंट है एंड द सेकंड वन इज़ एबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक में वो चीज़ें आती हैं जो कि ज़िंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल, प्लांट्स और इसी तरीके से जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं बायोटिक। एबायोटिक में क्या क्या आता है, हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, तो वो हमारे एबायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं। बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल इंटरेक्शन आकर विद इन अ सेम माइक्रोबियल पॉपुलेशन। दोनों में जो है वो कुछ माइक्रोबियल इंटरेक्शंस होती हैं जो कि कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं और कुछ नुकसानदेह होती हैं, जिसको हम पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं या फिर कोऑपरेशन कहते हैं, और या दूसरा जो नुकसानदेह है उसको हम नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं या फिर कंपटीशन कहते हैं, ठीक है। इसमें फिर मतलब कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है, जिसको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें आता है न्यूट्रलिज़म, ठीक है। न्यूट्रलिज़म क्या है, द लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू माइक्रोबियल पॉपुलेशन। मतलब इस दो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होंगे, दो किस्म के माइक्रोब्स होंगे जिनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं होगा, कोई भी आपस में रब्ता नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है डिफरेंट पॉपुलेशन में होगा। मतलब जैसे कि इंसान और जानवर है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, या आप कह सकते हो कि इंसान और प्लांट्स है, ठीक है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इनका फिर भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। किसी न किसी तरीके से ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन माइक्रोब्स में अगर ऐसा है कि दो किस्म के माइक्रोब्स है और बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, किसी न किसी तरीके से, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उनका आपस में कोई लेन देन नहीं है, तो उसका हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलिज्म कहते हैं। और ये एक किस्म के माइक्रोब में नहीं होंगे, बिल्कुल अलग अलग माइक्रोब होंगे, ठीक है। और ये हम ज़्यादातर मेरीन हैबिटेट में ऑब्जर्व करते हैं। मेरीन हैबिटेट मतलब कि ज़्यादातर पानी वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें हम ये चीज़ ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। द सेकंड वन इज़ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है, अ रिलेशनशिप इन विच वन पॉपुलेशन बेनिफिट्स वाइल द अदर रिमेन्स अनइफेक्टेड। इसमें एक ये होता है कि दो किस्म के पॉपुलेशन होते हैं, ठीक है, जिसमें एक दूसरे से फ़ायदा लेता है। मतलब एक माइक्रोब ऐसे हैं जो दूसरे ग्रुप से फ़ायदा लेगा, लेकिन जिससे फ़ायदा लेगा उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसको फ़ायदा देगा लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन ह्यूमन स्किल आर कमेंसल। जैसे कि हमारे स्किन पर बहुत ज़्यादा माइक्रोब होते हैं, क्योंकि हमारे स्किन पे जो है वो अपना काम करते हैं, हमारे स्किन से अपना खुराक वगैरह न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई भी बीमारी वगैरह नहीं कॉज करवाते। इसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है नॉट हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, और ये क्या होता है कि अपने खुराक वगैरह लेते हैं। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो कॉर्नी बैक्टीरियम स्पीशीज़ है। मतलब कॉर्नी बैक्टीरियम स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादातर कमेंसलिज्म में काम करते हैं, मतलब दूसरों से अपना खुराक लेते हैं, अपने लिए फ़ायदा लेते हैं, लेकिन उनमें कोई भी मसला या कोई भी नुकसान भी उनको नहीं पहुँचाते, ठीक है। नंबर थर्ड इज़ म्यूचुअलिज्म, इसको हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं। ये क्या है, अ माइक्रोबियल एसोसिएशन ऑफ टू पॉपुलेशन इन विच बोथ पार्टनर बेनिफिट।
जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है। मतलब एक अगर काम कर रहा है तो उससे दूसरे को भी फ़ायदा है, ठीक है। दो लोग या दो पॉपुलेशन मिलके एक साथ काम करेंगे और दोनों को फ़ायदा होगा, इसको हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस एंड इकोलाई आते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो ये काम कैसे करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस फीकलाइज है तो ये एक चीज़ होती है अर्जिनिन जिसको हम कहते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्निथिन में, ठीक है, विच कैन बी यूटिलाइज बाय इकोलाई, और फिर वही ऑर्निथिन जो है वो जाके इकोलाई खाते हैं या अ, मतलब खर्च करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा हुआ, एक जो चीज़ थी उसने कन्वर्ट किया दूसरे के लिए और फिर वही दूसरा जो माइक्रोब है उसने आके वो चीज़ यूटिलाइज़ की अपने लिए, जो है वो खर्च किया, ठीक है। और उस जिसने खर्च किया उसने भी एक चीज़ प्रोड्यूस की जिसको हम प्यूट्रिसिन कहते हैं, ठीक है। और वो प्यूट्रिसिन जो पैदा हुआ है वो दोनों स्पीशीज़ पर यूज़ करते हैं, मतलब दोनों में फ़ायदा है, दोनों ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं जो कि दोनों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन विच वन पॉपुलेशन एक्सर्ट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ अदर। अब ये इन चीज़ों के ख़िलाफ़ उल्टा जा रहा है जो हमने पहले पढ़ा। इसमें क्या होगा कि दो पॉपुलेशंस होंगे और एक पॉपुलेशन उस पे अपने इतने असर डालेगा, नुकसानदेह असर डालेगा कि उसका जो है ग्रोथ रुक जाएगा, जो दूसरा ग्रुप है उसका ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। इसको हम फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं जिसमें कंपटीशन, एमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन आता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। कंपटीशन क्या है? एंटागोनिज्म इन विच डिफरेंट माइक्रोबियल पॉपुलेशन compete फॉर a limiting ग्रोथ फैक्टर। कंपटीशन नाम से पता चलता है कि एक दूसरे के साथ उनका मुकाबला होता है कि कोई भी ग्रोथ फैक्टर है, या फ़र्ज़ करो आप समझ लो कि कोई भी खाने की चीज़ है, कोई भी खुराक है, ठीक है, उनके लिए वो एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो चीज़ जो फ़ायदेमंद है वो सबसे पहले एक ग्रुप हासिल करे, ठीक है। तो जब दूसरा ग्रुप ऐसे ही रह जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर बात है उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनको नुकसान होगा। तो इसको हम कहते हैं कंपटीशन। दूसरा है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म क्या है? इन विच वन पॉपुलेशन प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर द इनहिबिटिंग अदर। जिसमें एक पॉपुलेशन टॉक्सिक चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जहरीली मवाद प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनसे दूसरों की तादाद ना बढ़ सके, ठीक है, दूसरों को नुकसान हो। और ये स्पेशली माइक्रोब्स की बात हो रही है, ठीक है। एसिटोबैक्टर कन्वर्ट इथेनॉल टू एसिटिक एसिड, जिसमें हम मतलब वो जो माइक्रोब होते हैं वो एसिटोबैक्टर जो है एक किस्म के माइक्रोब है, उस इथेनॉल को कन्वर्ट करते हैं एसिटिक एसिड में, मतलब एसिड प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द माइक्रोब। तो जब एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो वो एसिड है चुन के, तो वो दूसरे माइक्रोब्स के लिए ख़तरनाक होता है। अच्छा जी, नंबर थर्ड इज़ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म या पैरासाइट का आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक होस्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है, एक बॉडी के अंदर जाते हैं, उनसे अपना खुराक लेते हैं, उनसे अपना फ़ायदा लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब आया, उसने हमसे अपना ज़रूरत पूरा किया, ठीक है, कोई भी खुराक उसको चाहिए था, कोई भी चीज़ चाहिए थी, तो क्या किया कि उसने वो ले लिया और हमारे बॉडी के अंदर उसने बीमारी पैदा की, इसको क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म। इसी तरीके के वायरस जो होते हैं ना, वायरस भी एक पैरासाइट का ही काम करते हैं कि वो आके हमारे बॉडी से अपना काम, अपनी ज़रूरत पूरी करवा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में बीमारी पैदा करते हैं, इसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है प्रिडेशन। प्रिडेशन हम कहते हैं शिकार को। इसमें क्या होता है कि जो बड़े जानवर होते हैं या बड़े माइक्रोब्स होते हैं वो छोटे माइक्रोब्स को हड़प लेते हैं, खा लेते हैं, किसी न किसी तरीके से उनको उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। जिससे हम शिकार पे जाते हैं, शिकार करते हैं, एनिमल्स को जो है वो मारते हैं, फिर आके खाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? इसको हम प्रेडेशन कहते हैं। तो इसी तरीके के जो है माइक्रोब्स में भी होता है कि जो बड़े माइक्रोब्स होते हैं वो छोटे माइक्रोब्स के ऊपर अटैक करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, उनके सेल्स को एनगल्फ करते हैं, मतलब खा लेते हैं, एंड दैट्स हाउ इट्स कॉल्ड प्रेडेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंड
वी आर गोइंग टू रीड अबाउट माइक्रोब्स इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट, के माइक्रोब्स का एनवायरनमेंट के साथ क्या लेना देना है, एनवायरनमेंट के साथ उस माइग्रेशनशिप है, कैसा इंटरेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि इसके माइक्रोब के ना कुछ मतलब हैबिटेट्स होते हैं। हैबिटेट्स हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे माइक्रोब्स रह सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी कॉलोनीज़, अपने घर बनाते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स होते हैं, जिसमें लैंड एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आते हैं, मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं, मिट्टी पर रहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है वाटर और एक्वेटिक हैबिटेट्स, जो पानी में रहते हैं। ठीक है, एंड द नंबर थर्ड इज़ एयर और एटमॉस्फेरिक हैबिटेट्स, जो कि हवा में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में माइक्रोब्स कहाँ से आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि माइक्रोब्स एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रिए हैं। ठीक है, तो वो उसके ज़रिए से, मतलब उन चीज़ों के ज़रिए से एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फिर जब ये आ जाते हैं, या तो ये ख़त्म हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, या फिर ये एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। लेकिन इसके जो सोर्सेज है वो क्या है, सबसे पहले एयर। ठीक है, मतलब हवा के ज़रिए एटमॉस्फेयर में वो माइक्रोब्स आ जाते हैं। दूसरा है डस्ट पार्टिकल्स, जो गंदगी, जो मतलब गर्दो गुबार वगैरह है, ठीक है, उनकी वजह से। या सरफेस्ड वाटर रिजर्वायर, वाटर के ऊपर जो माइक्रोब्स वगैरह पाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पाई जाती है, ठीक है, उनकी वजह से भी एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ओपन सीवेज है, मतलब ओपन जो गंदी नालियाँ वगैरह नहीं होती, इनकी वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स आते हैं। और रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ ह्यूमन, या कुछ इन्फेक्टेड लोग हैं जिनको फ्लू है, ज़ुकाम है, या कोई और मसला है, ठीक है, वो जब चीखते हैं, खांसते हैं एनवायरनमेंट में, तो उनकी वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं कि मतलब इन एटमॉस्फेयर पे ये किस तरीके से असर करते हैं, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं या फिर कम करते हैं। ठीक है, और एयर बोर्न पोल्यूटेंट जो है, उनकी कंसंट्रेशन को ये कम करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन। ठीक है, ये गैसेस है। कुछ रिएक्टिव गैसेस होते हैं जो कि दूसरे गैसेस के साथ मिलके ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आपने पढ़ा होगा, साल साल दर साल जो है गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, पहले 35 या 30 हुआ करते थे, आजकल 45 से भी ऊपर जा रहे हैं, तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से। ठीक है, तो इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। पैथोजेनिक माइक्रोब जो है वो भी एयर में मौजूद होता है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के एयरबोर्न डिजीज़ेज़ या फिर इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसमें अलगे, या हम इसको अलजी भी कहते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट, ये सारी चीज़ें शामिल है। फंजाई जो है लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा या एटमॉस्फेरिक फ्लोरा। फंजाई जो है ये ज़्यादातर हमारा जो एटमॉस्फेरिक में बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर फंजाई होते हैं। ठीक है, और जो इसके अलावा जो पाए जाते हैं वो भी आपको नीचे नाम बताए गए हैं कि क्लेडोस्पोरियम है, अल्टरनेरिया है, पेनिसिलियम है, स्टेमफाइलम है। ठीक है, माइक्रोकोकस है, बहुत सारे स्टेफिलोकोकस है, सीडोमोनास है। ये सारे आपको बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स के नाम बताए गए हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में पाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको बताया जा रहा है माइक्रोब्स इन वाटर। वाटर में कौन कौन से माइक्रोब्स पाए जाते हैं। वाटर में जो है, या तो फ्रेश वाटर, फ्रेश जो हम पीते हैं, ठीक है, जो हम अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर। एंड द सेकंड वन इज़ मेरीन वाटर। मेरीन वाटर वही जो लेक्स में, रिवर्स में, या सीज, दरिया वगैरह में पाए जाते हैं, या फिर सीवेज वगैरह में। ठीक है, तो इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स पाए जाते हैं। और ये वही के वाटर में कितना मिनरल्स पाए जाते हैं, कितना उसमें ऑक्सीजन है, कितनी सारी उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। तो जितने उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगा कि
मतलब जितनी चीज़ें पानी के अंदर मौजूद होंगी ना, जितना पानी आपका साफ़ नहीं होगा उतना अंदर उसके क्या होंगे कि माइक्रोब्स वगैरह होंगे। कंटामिनेशन ऑफ वाटर स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन वाटर रीचेस द अर्थ थ्रू एयर। ठीक है, स्टार्ट से ही वो मतलब जब आपका वाटर के साथ पानी मिल जाता है, पानी से नहीं सॉरी हवा के साथ जब आपका पानी जो है वो मिल जाता है और ज़मीन से आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसी टाइम से इसमें माइक्रोब जो है वो मतलब आना शुरू हो जाते हैं। एंड देन वाटर गेट्स कंटामिनेटेड, और वाटर फिर आपका गंदा हो जाता है किस चीज़ के ज़रिए, क्योंकि वो सॉइल के साथ मिल जाता है, या फिर डेड प्लांट्स उसमें आ जाते हैं, या फिर एनिमल्स उसमें जो है वो एनिमल्स के कुछ बाकियात या फजला वगैरह उसमें आ जाता है, तो आपका पानी गंदा हो जाता है। द नेचुरल वाटर सोर्सेज आर कंटामिनेटेड बाई ह्यूमन। अच्छा, जब वाटर सोर्स है, फ़र्ज़ करो किसी भी जगह से पानी आता है जो नेचुरल होता है, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के चश्मे वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर पहाड़ से पानी आता है, तो वो भी अक्सर गंदा होता है। किस वजह से? ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रीटा की वजह से, ठीक है, या फिर डोमेस्टिक घरों से कोई गंदा पानी वगैरह निकल रहा है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से पानी गंदा होता है। ठीक है। अच्छा जी, काइंड्स ऑफ वाटर, फिर पानी के कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें आपको 3 टाइप्स बताए गए हैं: एटमॉस्फेरिक वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है। अच्छा, माइक्रोबियल कंपोजिशन ऑफ वाटर। अच्छा जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे आपके पीपीटी में। ठीक है, क्योंकि इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल बहुत ज़्यादा, जिससे कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है सारे। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, वायरल डिजीज़ कौन सी है, और प्रोटोजोआ डिजीज़ कौन सी है। बैक्टीरियल डिजीज़ आपको बताया जा रहा है कि टाइफाइड जो है, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है या किस वायरस की वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो है सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है टाइफाइड। ठीक है, और ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। इसी तरीके से याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है कि टाइफाइड वाटर बॉर्न डिजीज़ है या फूड बॉर्न डिजीज़ है, तो आपने क्या चूज़ करना है? वाटर बॉर्न डिजीज़। अब टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? दैट इज़ सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो इस तरीके से याद होना चाहिए। दूसरा जो है पैराटाइफाइड फीवर है, तो वो एस पैराटाइफी की वजह से होता है, सल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से। ठीक है, कोलेरा है तो वेब्रो कोलेरा की वजह से होता है। शिगेलोसिस है, ठीक है, तो वो शिगेला डायसेंट्री की वजह से होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस है तो इस्करिकिया कोलाई की वजह से होता है। ये इसके कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया और मतलब जो डिजीज़ है उसके कॉजेज़, मतलब जो एजेंट्स होते हैं जो कॉज करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियल, वायरल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पोलियो बताया गया है, पोलियोमिलाइटिस किस वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से। डायरिया किस वजह से होता है? नॉरवॉक वायरस की वजह से। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आपको बताया जा रहा है कि आपने वाटर में से माइक्रोब्स कैसे कंट्रोल करने हैं, कैसे अपने पानी को साफ़ रखना है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वाटर को आपने प्यूरिफाई करना है। कैसे प्यूरिफाई करना है? कि पानी को उबालना है, या फिर अच्छे तरीके से उसमें जो केमिकल्स प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं वो इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, और प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रियर टू इट्स डिस्पोजल। जो ख़राब पानी होता है, जो गंदा होता है, ठीक है, उसको सही तरीके से अपने डिस्पोज़ल पॉइंट तक पहुंचाया जा सके। ऐसा ना हो कि नाली का पानी जा रहा है और उसमें साफ़ पानी का भी पाइप जा रहा हो, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो मसला हो जाएगा। इसके अलावा प्रोसीजर फॉर माइक्रोबियल एनालिसिस टू डिटरमाइन इट्स क्वालिटी। माइक्रोबियल एनालिसिस करते हैं, पानी देखते हैं कि इसमें कितने माइक्रोब्स हैं। ठीक है, मतलब लेबॉर्ट्री में टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल मेजर्स है जो कि हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट इन कन्वर्जन ऑफ मटेरियल बाय बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ विद इन द इकोस्फीयर। इसमें हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को हम रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ज़ाया हो जाती है, फिर हम उनको दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए क्या करते हैं? रिसाइकिल करते हैं। जैसे कार्बन रिसाइकिल करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल करते हैं, या होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी होता है। सल्फ़र साइकिल और फास्फोरस साइकिल, ये मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस वगैरह होते हैं जो
एक साइकिल में चलते रहते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपको फूड पॉइजनिंग या फूड इन्फेक्शन के बारे में बताया गया है कि फूड इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग में क्या फ़र्क है एंड व्हाट इज़ इट एक्चुअली। फूड इन्फेक्शन क्या है? कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड कंटेनिंग लाइव बैक्टीरिया। फूड इन्फेक्शन वो होता है कि आपने कोई गंदी या ख़राब चीज़ खा ली जिसमें बैक्टीरिया ज़िंदा था, ठीक है, और आपने खा ली तो वो आपको फूड इन्फेक्शन करवा देगा। ठीक है। सिवियरिटी डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वो आपको कितने हद तक बीमार कर सकता है वो आपके बैक्टीरिया पर डिपेंड करता है जो कि उस खुराक के अंदर मौजूद है। ठीक है। मतलब वो आपको, अगर बैक्टीरिया ज़्यादा ख़तरनाक है तो ज़्यादा आपको बीमार करेगी, उसके पैथोजेनिसिटी और वायरेलेंस पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? कॉज बाय इंजेक्शन फूड कंटेनिंग टॉक्सिन्स। फूड पॉइजनिंग किस वजह से होता है कि खुराक में कोई भी जहरीली चीज़ थी, ठीक है, तो उसकी वजह से जब आप वो खा लेते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, और वो भी कितना हद तक आपने खाया है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब आप, अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो आप ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज में जा सकते हैं, अगर कम खा लिया तो फिर आसानी के साथ आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये फूड पॉइजनिंग और फूड इन्फेक्शन में कुछ डिफरेंस है। ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ डिजीज़ भी होती हैं जो कि यहाँ पे नहीं बताई गई, लेकिन आप मतलब देख सकते हैं। ठीक है। ये थे ये थी जो पीपीटी मैंने पढ़ाई अबाउट ह्यूमन एंड माइक्रोबियल। ठीक है। या माइक्रोब्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एंड अगर कोई मसला है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।